Hello students. So today we will discuss about the next topic for unit number 4 in banking and insurance, that is capital adequacy norms for banks. Capital adequacy norms for banks. Capital adequacy, जिसको CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से भी इसको काफी जाना जाता है और समझा जाता है। द टर्म कैपिटल एडिक्वेसी कैप्चर्स, ये क्यों यूज होता है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्यों यूज होते हैं, या CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्यों यूज किया जाता है? फॉर ओवरऑल टू चेक द ओवरऑल साउंडनेस ऑफ इंडिविजुअल बैंक। जैसे आप इसमें बहुत ज्यादा न्यूज सुन रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर बैंक क्लोज डाउन हो गया, या इस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर RBI ने कोई एक्शन लिया है, या किसी एक पर्टिकुलर बैंक के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा, या गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, या RBI को कैसे पता चलेगा कि वेदर ए कंपनी इज डूइंग फ्रॉड और नॉट? दैट इज यूजिंग दीज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मेथड्स or parameters. So capital adequacy norms is one of the parameter to check whether a bank is following all rules and regulations and working as per the guidelines of Reserve Bank of India or not. So it basically measures overall soundness of the individual bank. Then risk exposure of individual bank, is it analyze or it assess the risk exposure of individual bank. So let's see what is this. This reflects the optimum amount of capital that it would require to ensure the confidence of all stakeholders. So capital adequacy ratio के थ्रू हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर बैंक के पास कितना कैपिटल, कितने अमाउंट ऑफ कैपिटल है, और जो अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है क्या वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम का मतलब है is that amount is sufficient to build the confidence or to gain the trust and confidence of all stakeholders. और जब हम यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो इसमें सारे अकाउंट होल्डर्स आएंगे, सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, डिपॉजिटर्स आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, रेगुलेटर्स रहेंगे। तो जो अमाउंट, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, दैट शुड ब्रिंग द कॉन्फिडेंस फॉर दीज स्टेक होल्डर्स। CAR, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं, इज सिमिलर टू लिवरेज। जो आप बाकी जो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में आप लिवरेज मेजर करते हैं, उसी तरीके का लिवरेज है जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है किसी भी बैंक का। इन द मोस्ट बेसिक फॉर्मुलेशन में अगर हम इसको समझें तो इट इज कंपेरेबल टू इनवर्स ऑफ डेट टू इक्विटी लिवरेज। So although CR uses equity over asset instead of debt to equity, since asset are by definition equal to debt plus equity, a transformation is required. Since बैंक के पास जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो वो पैरामीटर नहीं यूज कर सकते जो किसी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो डेट होता है, जो लाइबिलिटी होता है, जो एसेट होता है, दैट फॉर बैंक्स दीज आर डिफरेंट। लाइक कस्टमर का ही डिपॉजिट ले रहे हैं तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू लाइबिलिटी बना, बट वही डिपॉजिट बैंक का एसेट भी बनता है। तो ये जो पैरामीटर है इसको बहुत ध्यान से समझना होता है। तो इसलिए जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो हम डेट टू इक्विटी यूज करते हैं वही चीज यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। Unlike traditional leverage, however, CR recognizes that assets can have different level of risk. तो यहाँ पे इसलिए CR यूज किया जा रहा है, जो कंपनीज में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हर एक एसेट का, क्योंकि बैंक के पास जो एसेट हम डिफाइन करेंगे वो एसेट हो सकता है कि जो कैपिटल एसेट हो, या जो डिपॉजिट है वो एसेट हो, या जो लोन से आ रहा है वो एसेट हो। तो इस हिसाब से हर एक एसेट का जो रिस्क है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को एनालाइज किया जाता है। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आर मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ बैंक्स कोर कैपिटल expressed as percentage of risk weighted asset. So capital adequacy ratio is defined as Tier 1 capital plus Tier 2 capital upon risk weighted asset. यहाँ पे ध्यान देंगे तो Tier 1 और Tier 2 capital है, ये कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क है, और फिर जितना भी एसेट है उनको रिस्क वेट करेंगे। मतलब ये हुआ कि कितना
जो कैपिटल है वो कितने अमाउंट ऑफ रिस्क कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसेट के टर्म में अगर हम समझें तो जो लोन है, जो डेट है, जो बैंक ने लोन दिया है वही उसका एसेट है। अब अगर वो लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को दे रखा है और वही लोन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दे रखा है, तो दोनों के केस में जो रिस्क है, रिकवरी का जो रिस्क है वो डिफरेंट हो जाता है। इसलिए उस एसेट को रिस्क वेट करके हमें इसको इंक्लूड करना पड़ता है। क्या हुआ मतलब समझते हैं। पर एक कैपिटल को समझ लेते हैं। टायर 1 कैपिटल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लाइक एसएलआर की बात करें या सीआरआर की बात करें, दैट इज आल्सो कैपिटल। और जो रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं विच इज कंपल्सरी फॉर बैंकिंग सेक्टर, वो जो रिजर्व्स हैं, पेड अप जो कैपिटल होगा, डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व जो बैलेंस शीट में शो किया जाता है कि ये फ्री रिजर्व इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, जो एलोकेट किया जाता है रिजर्व्स को, ये सारे बनते हैं। इसमें से हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी प्लस इंटेंजिबल एसेट प्लस करेंट लॉसेस को माइनस कर देते हैं। देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर बैंक का कोई ना कोई एक सब्सिडरी हो, कोई ना कोई सब्सिडरी का क्या मतलब है कि वो मेन फंक्शन, मेन ऑपरेशन में नहीं आता है, लेकिन एक सब्सिडरी ऑपरेशन होता है। जैसे इस तरीके समझ सकते हैं कि एसबीआई बैंक है और एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड इज सब्सिडरी ऑफ एसबीआई। वो एसबीआई का मेन फंक्शन नहीं है, वो एसबीआई का मेन ऑपरेशन नहीं है। मेन ऑपरेशन उसका बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड एक उसकी सब्सिडरी है। इसी तरीके से जो फाइनेंसिंग वाली कंपनीज होती हैं वो किसी न किसी बैंक की सब्सिडरी बनती हैं। इंटेंजिबल एसेट जितने भी होंगे, इंटेंजिबल एसेट गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, वो सारे उसके इंटेंजिबल एसेट होंगे। और करंट लॉसेस, पर्टिकुलर ईयर के जो भी लॉसेस हैं, करंट लॉसेस, उन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें टायर 1 कैपिटल मिलता है। अब टायर 2 कैपिटल क्या होता है? देखिए, अनडिस्क्लोज रिजर्व, कुछ ऐसे रिजर्व जो डिस्क्लोज नहीं है। डिस्क्लोज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट में है, बट उसका बाइफर्केशन, कैटेगराइजेशन या किस लिए वो रिजर्व रखा गया है वो मेंशन नहीं है, जिसको मिसलेनियस रिजर्व भी कहते हैं, मिसलेनियस रिजर्व भी कहा जा सकता है। सो दीज आर अनडिस्क्लोज रिजर्व। जनरल लॉस रिजर्व, अगर जनरल लॉस जैसे बैंक के बारे में आप बहुत ज्यादा वर्ड देखते हैं कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और फिर बाद में सेट ऑफ होता है, कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट को या बैड डेट को सेट ऑफ किया जाता है, तो उसके लिए कुछ रिजर्व, जनरल रिजर्व पहले से ही रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड जनरल लॉस रिजर्व। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सबऑर्डिनेट डेट्स वेयर रिस्क कैन आइदर बी वेटेड एसेट और रिस्पेक्टिव नेशनल रेगुलेटर्स मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड डेट होते हैं। हाइब्रिड डेट जो जैसे कि प्रिफर्ड शेयर्स हो गए हैं, प्रिफर्ड शेयर्स हो गए हैं, सो दैट कैन बी इस तरीके कोई एसेट है, या फिर कोई एक ऐसा डेट है, सबऑर्डिनेट डेट जिसको कहते हैं, जहां पे इट इज कंपल्सरी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रेगुलेटर, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ रेगुलेशन लगा रखा है कि इतना मिनिमम कैपिटल रहना ही चाहिए, मे बी इन लिक्विड फॉर्म, बुलियन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, या मेंशन जो भी मेंशन करते हैं उस फॉर्म में इतना पर्टिकुलर कैपिटल रिजर्व कैपिटल रखना ही चाहिए। सो दैट विल कम अंडर हाइब्रिड डेट। तो ये टीयर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल हो गया। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे कहां पे? न्यूमरेटर में, और इन सभी को डिवाइड करेंगे रिस्क वेटेड एसेट। तो क्या करेंगे? रिस्क वेटेड एसेट, जितने भी एसेट हैं बैंक के पास, जो भी एसेट है, उन सभी एसेट पे क्या रिस्क है, उस रिस्क के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन करके एक वेटेड वैल्यू निकालेंगे और उस वेटेड वैल्यू का एडिशन करेंगे और इसको फिर डिवाइड करेंगे, तो जिससे हमें सीआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिलती है। याद रखेंगे, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना बड़ा होगा उतना ही वो बैंक का परफॉर्मेंस या बैंक का ट्रस्ट अच्छा होगा। तो अब यहां समझते हैं रिस्क वेटेड एसेट किस तरीके से निकाला जाता है। इसमें हम ऑन बैलेंस शीट एसेट की बात करते हैं। जो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट होंगे उन सभी एसेट को रिस्क असाइन करेंगे। अब किस किस एसेट को कितना रिस्क देना है ये लॉजिकली हम भी समझ सकते हैं, और ये सारा चीज आरबीआई ने गाइडलाइंस में मेंशन कर रखा है कि इस पर्टिकुलर रिस्क को इतना वेट असाइन करना चाहिए। जैसे देखिए, ये परसेंटेज वेट है, ये जो वेट है दैट इज रिलेटेड टू रिस्क, कि एक पर्टिकुलर एसेट के पास कितना रिस्क है वो ये बताने जा रहा है परसेंटेज वेट।
और ये कौन से टाइप का एसेट है। सो नेचर ऑफ एसेट एंड परसेंटेज वेट, लाइक कैश बैलेंस एंड बैलेंस इन करेंट अकाउंट विद आरबीआई। यहां देखिए, अगर बैंक के पास कैश बैलेंस है या उसने अपना जो रिजर्व है, जैसे सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, तो जो सीआरआर अमाउंट है वो जो उसने आरबीआई के पास रखा है या जो लिक्विडिटी बैंक के पास खुद के पास है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि उसको लॉस होने का कोई चांस नहीं है। वो तो अमाउंट आपके पास बैंक के पास है या उस अमाउंट को बहुत ही सेफली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा है, तो दैट एसेट इज नॉट कैरिंग एनी रिस्क। इसीलिए आप देखें यहां पे इसको वेट 0 दिया गया, वेट 0 है। तो डिनोमिनेटर में आप देखिए, ये डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को मिनिमम करेगा। जितना मिनिमम डिनोमिनेटर होगा, रिस्क वेटेड एसेट जितना कम होगा, उतना ही बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बड़ा होगा। हायर द सीआर हाई बेटर द बैंक इज। सेकेंड देखते हैं, amount lent in call money, notice money market, other money market instruments like bank, financial institutions including CD, certificate of deposit, balances in current account with banks etc. अब देखिए जो सेकेंड टर्म है, जो ये है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट मतलब जिसकी मैच्योरिटी विद इन ए ईयर रहती है। तो इसमें नॉर्मली जैसे कॉल मनी है या नोटिस मनी है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अमाउंट दिया जाता है, इसमें रिकवरी के बहुत अच्छे चांस होते हैं। रिकवरी के अच्छे चांस क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे कॉल मनी की बात करें तो कॉल मनी ओवर द नाइट मनी भी कहते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। तो आप देखिए, एक बैंक को दूसरे बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो कॉल मनी के थ्रू फंड रेज कर सकता है। अब जो दूसरा बैंक है वो विद इन 1 डे उसको रिटर्न कर देगा। अगर रिटर्न नहीं करता है तो बहुत ड्यूरेशन है उसके ऊपर एक्शन लेने का, है ना। तो बैंक नॉर्मली एक बैंक दूसरे बैंक को डिफॉल्ट नहीं करेगा, बट स्टिल कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स लाइक नोटिस मनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अगर इस तरीके के फंड दिए जाए तो दे कैरी सम रिस्क। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको 20% का रिस्क बताया गया कि देयर इज 20% चांस कि ये इस टाइप के रिस्क फेल हो जाए। सो ये इसका रिस्क आ गया 20%। तो ये तो हो गया जो कैश की बात होगी। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि जब बैंक कहीं इन्वेस्ट करता है, बैंक के पास रिजर्व है और वो उसको कहीं इन्वेस्ट करता है, तो वो पर्टिकुलर रिजर्व कितना रिस्क कैरी करता है। जैसे कि अगर कोई भी बैंक इन्वेस्टमेंट करता है कहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो 0 रिस्क कैरी करता है। बहुत सिंपल है ना, गवर्नमेंट बैंक का पैसे को थोड़ी नहीं डुबाएगी। बैंक ने अगर पैसा गवर्नमेंट में लगाया, गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में किसी इंस्टीट्यूशन में लगाया है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बैंक को रिपे बैक करे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने जाएगा, गवर्नमेंट अगर डिफॉल्ट करने लगा तो फिर सभी लोग डिफॉल्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट तो एक कॉन्फिडेंस है ना कि कुछ भी हो गया तो सरकार तो है ना। यही इसीलिए आप देखिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लोग मैक्सिमम एलआईसी से लेते हैं। एलआईसी से क्यों लेते हैं, क्योंकि लोगों में एक इनहेरेंट ट्रस्ट आ गया है, इनहेरेंट कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट ये तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसके डूबने के चांस बहुत कम है। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट के किसी अपॉर्चुनिटी में स्कीम में इन्वेस्ट करेगा अगर बैंक, तो उसका रिस्क 0 होगा। तो इसलिए यहां पे आप देख रहे हैं वो 0% का रिस्क कैरी करता है। एफडी बॉन्ड्स ऑफ बैंक्स एंड एफआईज, है ना। कोई फिक्स डिपॉजिट, एक बैंक दूसरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहा है या किसी बॉन्ड को खरीद रहा है, किसी बैंक के बॉन्ड को खरीद रहा है, और या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो ये 20% का रिस्क कैरी करते हैं। सिमिलरली इफ यू सी बॉन्ड इशूड by banks, FIs as tier 2 capital, तो tier 2 कैपिटल जो भी होगा जहां पे हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉन्ड ले रहे थे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बॉन्ड इशूड बाय बैंक्स या FIs, है ना, इन्होंने बॉन्ड इशू किया है, तो ये बॉन्ड कैरी रिस्क टीयर 2 कैपिटल के अंदर आ रहा है, एंड दे कैरी रिस्क, और इस पे 100% रिस्क है। 100% रिस्क है मतलब देयर इज 100% चांस कि पैसा डूब सकता है। ये जो बॉन्ड है ये रिडीम ना हो। सिमिलरली शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड, कमर्शियल पेपर ऑफ कंपनीज अदर देन इन अबव बी, इसको छोड़ के जितने भी शेयर्स
या सिंपल है, किसी भी स्टॉक मार्केट में अगर बैंक पैसा लगाता है तो वो स्टॉक मार्केट में उतना ही रिस्क है जितना मैं पैसा लगाऊं, जितना आप पैसा लगाएं। सो कितना रिस्क है? 100% रिस्क है। आप आज देखिए जो लॉकडाउन का सिचुएशन आया है कि जो शेयर मार्केट है क्रैश लाइक एनीथिंग। तो आप सोचिए वो जो वहां पर रिस्क है, रिस्क जो डिफाइन हुआ है तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे लॉस आ रहा है। तो 100% देर इज लॉस, 100% देर इज चांस, तो 100% रिस्क इसमें है। गवर्नमेंट देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर हम किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के सिक्योरिटीज को जो गारंटीड बाय गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को गारंटी करता है। यस, बिल्कुल करता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है विच इज देयर आर सर्टेन स्कीम्स विच इज बीइंग लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या गवर्नमेंट की कोई अंडरटेकिंग है जैसे बीएल है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, या और कोई इस तरीके के अंडरटेकिंग है जहां पे उसकी सिक्योरिटीज को अगर हम करें तो स्टिल सिंस इट इज लिंक्ड टू मार्केट रिस्क, यहां पे ये रिस्क रहता है और ये रिस्क को 20% बताया गया है। देन सिक्योरिटीज ऑफ एंड अदर क्लेम्स ऑन पीडीज। तो कोई भी पीडी अगर आप लोगे तो वहां पे भी रिस्क इज देयर। कोई भी डिपॉजिट अगर आप जा रहे हैं तो उसमें रिस्क है, 100% रिस्क है। इसी तरीके से सब ऑर्डिनेट डेट्स जहां भी आएंगे इश्यूड बाय अदर पीडीज, तो ये यहां तो 100% रिस्क कैरी करेगा ही। देन करंट एसेट की अगर हम बात करें तो जो करंट एसेट है, जो बैंक का करंट एसेट है, तो लोन एक करंट एसेट होता है और ये लोन किसको दिया? उसने अपने स्टाफ को दिया है। देयर इज 100% चांस कि वो डिफॉल्ट हो जाए, रिस्क है। अदर सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस कंसिडर्ड गुड, जिसको गुड बैंक बोलती है बट दैट कैरी 100% रिस्क, उसके पास 100% रिस्क है। देन अदर्स, इसके अलावा कोई भी और करंट एसेट होगा 100% रिस्क होगा। देन फिक्स्ड एसेट की अगर हम बात करें तो एसेट लीज्ड आउट है ना, नेट बुक वैल्यू, कोई भी एसेट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन की यहाँ पे बात हो रही है। जो फिक्स्ड एसेट की बात होगी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, और किसी एसेट को अगर लीज आउट किया गया है, लीज पे दिया हुआ है, इट इज कैरिंग 100% रिस्क। कोई भी और फिक्स्ड एसेट है ये 100% रिस्क कैरी करता है। अदर एसेट की बात करें तो जैसे इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नेट प्रोविजन है ना, तो इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो बैंक ने अपने एम्प्लॉय का या जो भी डिपोजिटर उसके थ्रू जो इनकम टैक्स डिडक्ट करना है तो वो कोई रिस्क कैरी नहीं कर रहा। या एडवांस टैक्स पेड इन प्रोविजन, नो रिस्क। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा हुआ, उससे कोई इंटरेस्ट आ रहा है जो अदर एसेट के अंदर आएगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आ रहा है, जीरो रिस्क। Others to be specified and risk weight indicate as per the counterparty। इसके अलावा अगर कोई भी चीज रहेगा तो वो लॉजिकली या एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई ये रिस्क को डिफाइन किया जाएगा। इसके अलावा ये तो था जो बैलेंस शीट पे, ऑफ बैलेंस शीट के जो आइटम्स होंगे उसमें भी कुछ रिस्क होगा। ऑफ बैलेंस शीट के आइटम्स एक बार देख लेते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स अंडर रिटर्न है ना। अंडर रिटर्न का क्या मतलब है यहाँ पे कि बैंक ने वर्क किया एज अ अंडर राइटर, जहां पे वो किसी और कंपनी के शेयर्स को या डिबेंचर्स को या स्टॉक को अंडर राइट किया है और इसके अगेंस्ट उसमें कमीशन मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर एसेट है जो ऑफ बैलेंस शीट है, जो अभी तक बैलेंस शीट में नहीं आया है बट ये ड्यू हुआ है, तो देयर इज 50% चांस कि वो डिफॉल्ट हो जाए, वहां पे 50% चांस का रिस्क है। देन पार्शली पेड शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज एंड एक्चुअल डेवलपमेंट, तो ये 100%, जहां पे भी आप देखिए, जहां पे भी शेयर्स होगा, डिबेंचर्स होगा, सिक्योरिटीज होगा, वो नॉर्मली 100% रिस्क कैरी करता है। यहां पे उन्होंने अंडर राइट किया है, ये खरीदा नहीं है, अंडर राइट किया है। नेशनल इक्विटी इंडेक्स पोजीशन अंडरलाइंग इक्विटी डेरिवेटिव्स, 100% रिस्क। जहां पे भी कोई भी इक्विटी या शेयर की बात होगी, डिबेंचर्स की बात होगी, विच इज रिस्क टू मार्केट रिस्क, मार्केट से अगर लिंक्ड है तो वहां पे 100% चांस है रिस्क का। इसके अलावा बिल्स डिस्काउंटेड, रीडिस्काउंटेड, किसी और के बिल को डिस्काउंट या रीडिस्काउंट किया गया है तो देयर इज 100% चांस कि वो वहां से रिकवरी ना हो। देन रीपर्चेज एग्रीमेंट, दैट इज बाय एंड सेल वेयर क्रेडिट रिमेन्स, रिस्क रिमेन्स विद डिपॉजिट, इज 100% रिस्की। अदर कंटिजेंट लायबिलिटीज कमिटमेंट लाइक स्टैंड बाय कमिटमेंट्स, स्टैंड बाय फैसिलिटी विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ ओवर 1 ईयर, कोई और अगर कोई कंटीजेंसी होती है, कोई लायबिलिटी बनती है, कोई कमिटमेंट बनता है
बैंक का कमिटमेंट या बैंक की लायबिलिटी बनती है या किसी और कोई और लायबल है टू पे बैक द बैंक, तो इस तरीके के जो भी एसेट होंगे जो बैलेंस शीट पे अभी तक नहीं आए हैं बट दे आर लायबल टू पे बैक, ऐसे कोई भी एसेट्स होंगे वो 50% रिस्क कैरी करेंगे। सिमिलर कंटीजेंसी लायबिलिटीज कमिटमेंट्स विद ओरिजिनल मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर विच कैन बी अनकंडीशनली कैंसल्ड एट एनी टाइम। ऐसे कुछ कंटीजेंसी या लायबिलिटी जो कभी भी कैंसिल किया जा सके, जिसको कभी भी कैंसिल किया जा सके, तो वो कोई रिस्क नहीं कैरी कर रहा है क्योंकि आप उसको कभी भी कैंसिल कर सकते हो। कोई ऐसी लायबिलिटी बैंक के ऊपर आती है या कोई और लायबल है टू पे बैक द बैंक जहां पे जो रिस्क है वो उसकी मैच्योरिटी 1 ईयर है और वो अनकंडीशनली कैंसिल किया जा सकता है। किसी कोई भी उसके अगेंस्ट में कोई मॉर्गेज रखने नहीं रखा गया है सॉरी, ना कोई रिकवरी है, ना कोई हमें पे करना है, और किसी भी मोमेंट में हम उसको अगर कैंसिल कर पा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर जो भी लायबिलिटी बनती है, कोई कंटीजेंसी बनती है, वो 0% रिस्क कैरी करता है। सो बेसिकली जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो विच डिटरमाइंस बैंक्स कैपेसिटी टू मीट द टाइम लायबिलिटीज, अदर रिस्क सच एज क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एक्सेट्रा। In simplest formulation, bank's capital is cushion for the potential losses, protects the banks, depositors and other lenders. Banking regulators in most countries define and monitor CAR to protect depositors, thereby maintaining confidence in banking system. So this is all about capital adequacy ratio. I hope आपको समझ में आया है। एक बार इसको और रीड करिए, इसको समझिए, और कहीं भी डाउट है तो पूछिए। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में विल डिस्कस अबाउट CRR, SLR, देन रीफाइनेंस फैसिलिटी एंड ऑल। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।